बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर वाफियत से होंगे। और जनाब, जिस तरह से आप हमारे प्रोग्राम पर नजर रखे हुए हैं, हम भी आपके सोशल मीडिया मीम्स से नजर रखे हुए हैं। और बिल्कुल ठीक आप मीम्स जो है शेयर कर रहे हैं कि रात को हम सोते हैं तो हमें सर्दी लग रही होती है, दिन को उठते हैं तो फिर से गर्मी लगने लग जाती है। एक आंख मचोली जा रही है। नहीं, एक जो सबसे कॉमन वो चल रहा है वो ये है कि हम सोए थे तो गर्मियां थी, जब हम सुबह उठे तो सर्दियों में हम दाखिल हो गए थे। तो वाकई ऐसा हुआ, एक रात की ट्रांजिशन है। वो जो परसों वाली जो वीकेंड वाली बारिश थी, उसके बाद मौसम बहुत ज्यादा तब्दील हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, आंख मचोली चल रही। कभी बादल आ जाते हैं, कभी गर्मी लगने लग जाती है। तो मौसम बड़ा खुशगवार है इस वक्त। तो अक्टूबर की अगर बात करें तो गुज़िश्ता कुछ सालों में हमने देखा है कि अक्टूबर में इतनी सर्दी नहीं आती है जितनी इस साल आ गई। इस साल जो सर्दी भी है वो जल्दी आने लगी है और ये पेशगोइयां की जा रही थी कि तब्दीली होगी मौसम में। और हमने वो भी सोशल मीडिया पे कुछ लानीना वाली खबरें हमने सुनी थी, लेकिन वो फेक बताई जा रही थी। बिल्कुल, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी गर्मी का एक दौर आएगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बदल चुका है मौसम, हवाएं बदल चुकी हैं। तो जनाब, जो भी है सूरत हाल, इसको एंजॉय कीजिए। और इस सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए कुछ लोग पहाड़ों का भी रुख कर रहे हैं। वहां बर्फबारी शुरू हो चुकी है और वहां कंप्लीट मौसम तब्दील हो चुका है। वहां पर तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में अमूमन खुले रहते थे कुछ मकामात जहां बर्फबारी होती थी, आज वो बंद कर दिए गए। आप भी कुछ एडवाइजरीज देखकर ही ट्रैवल कीजिएगा। महकमा मौसमियात की एडवाइजरीज, जहां पर आपको बताया जाए कि लैंडस्लाइडिंग हो सकती है या रास्ते बंद है, तो वहां का ट्रैवल आप ना करें, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी हम एक बहुत बड़ी आफत से निकले हैं। और उसके बाद फिर सड़कों की भी जो सूरत हाल है वो भी उस तरीके की नहीं है, ऑल्दो के काम चल रहा है और उसके बाद जो सूरत हाल है वो बेहतर होती है। लेकिन स्टिल मौसम अच्छा है, इसको एंजॉय कीजिए। और अक्टूबर में ये जो अली ने कहा है कि दोबारा गर्मी वाला, हम तो दुआ करेंगे कि अब दोबारा ना आए, एक और दौर ना आए। तो बिल्कुल, अभी हम बात करेंगे जो आजकल सबसे अहम मौजू है और उसी मौजू पर बहुत से जो मुल्क हैं वो कंसर्न है। गजा पर इसराइली बर्बरियत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर इसराइली हमलों में 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द और बुजुर्ग शहीद हो चुके हैं। लाखों जख्मी हैं, लाखों खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नरवा ने 2 साल के दौरान गजा में होने वाली तबाही की रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको ये भी बताते चलें कि नरवा वही इदारा है जिसके अपने जो रज़ाकार हैं वो भी इन हमलों में शहीद हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में तकरीबन 80% इमारतें तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हो चुकी हैं और गजा की 98% से ज़ायद जो ज़राई ज़मीन है या तो वो तबाह हो चुकी है या काबिल रसाई ही नहीं रही है। गजा में 90% के करीब पानी और निकासी आब के निज़ाम तबाह हो चुका है या शदीद मुतासिर है और 6,60,000 बच्चे मुसलसल तीसरे साल तालीम से महरूम हैं। 92% स्कूलों की इमारतों को मुकम्मल तामीर या बड़े पैमाने पर मुरम्मत की ज़रूरत है। इनरवा के 90% स्कूल तबाह या नुकसान होने का शिकार जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है। और अगर ये कहा जाए कि अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघर, स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे कुछ सलामत नहीं रहा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। गजा में जंगबंदी के हवाले से तारीखी मुज़ाकरात का जो पहला दौर है वो ख़त्म हो गया है और मुज़ाकरात का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी रहेगा, ये बताया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक पहले रोज़ बातचीत मस्बत माहौल में आगे बढ़ी। अमरीकी सदर ट्रंप का 20 नुकाती अमन जो मनसूबा है वो ज़ेर बहस आया। हमास ने यरगमालियों की रिहाई, इसराइली इनखला और टाइम लाइन पर अपने मौक़िफ़ का एक खाका भी पेश किया। हमास ने 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है और बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फराहमी की डिमांड भी की गई है। और हमास यरगमालियों की रिहाई के बाद मुआहिदे की पासदारी के लिए जमानत की ख्वाह हैं और मुज़ाकरात में कतर और मिस्र के वफूद ने बतौर सालिस शिरकत की है। और अमरीकी खुसूसी एलची बराए मशरक़ वस्ता और सदर ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो भी शरीक हुए और मुज़ाकरात में हमास वफ्द की क़यादत सीनियर मुज़ाकरात कार खलीलुल हया ने की और इसराइली वफ्द की सरबराही नेतन्याहू के जो करीबी साथी हैं रोन डमर वो कर रहे हैं। और उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि जी हमास के साथ जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई पर मुज़ाकरात जारी हैं। हमास उन चीज़ों पर इत्तेफाक कर रही है जो बहुत अहम है। उम्मीद है गजा जंग बंदी से मुतालिक मुआहिदा जल्द होगा। तमाम ममालिक ने गजा अमन मनसूबे का खैर मकदम किया है और हम मशरक़ वस्ता में बहुत दरीना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। कई बार उन्होंने मेंशन किया कि ये दहाइयों पर मुश्तमिल नहीं
नहीं बल्कि ये सदियों पर मुश्तमिल एक तनाज़ा है जिसको हम हल करने की जानिब जा रहे हैं। तुर्की, सऊदी अरब, यूएई भी अमन के लिए कोशा हैं। तुर्क सदर से गुफ्तगू हुई है। हमास तुर्की के सदर का एहतराम करती है और सदर उर्दवान गजा अमन के लिए असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। नेतन्याहू को यरगमालियों की डील से मुतल्लिक उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये नहीं कहा, मनफी रवैये से बाज रहने के लिए नहीं कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद करवाने का जिक्र, और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी कुव्वतें हैं और मैंने जंगबंदी कराई है। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे, तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवाई हैं और कई बार मेंशन कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और कई बार इस चीज को मेंशन पहले 6 तैयारों की हद तक था, अब 7 तैयारों पे आ गए। जो हम बता रहे थे वो उन्होंने भी एक्सेप्ट करके बता दिया और इसकी कुछ वजह भी है। बिल्कुल, नोबेल पीस अवार्ड, नोबेल पीस। अच्छा, आपको बताते चले कि जनवरी 31 तक नोबेल की नॉमिनेशंस जाती हैं हर साल, लेकिन जो उनकी कमेटी है वो सितंबर में बैठती है और उस पर डेलिब्रेट किया जाता है कि आप किसको नोबेल देंगे, और उसका ऐलान जो होता है वो अक्टूबर में होता है। तो एक्सपेक्टेड है कि इस जुमे तक ऐलान हो जाएगा और बहुत हद तक कोशिश ये की जा रही है कि अगर इस डील पर जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं इस पर कोई मुआहदा तय पा जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकते हैं। लेकिन है ना, अगर इसके मुखालिफ फैसला आता है तो उस वक्त सूरत हाल क्या बनेगी। ये जो रॉन डर्मर की बात आपको बताई है कि वो मुज़ाकरातकार हैं और नेतन्याहू इनके बारे में पहले कहा जा रहा था कि ये शायद नहीं आ रहे इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए, अब वो आ रहे हैं और इनके बारे में आपको बताते चलें कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने अरब ममालिक से बातचीत की, उनसे मुज़ाकरात किए और उनको इसराइल के जो मामलात हैं उन पर आमादा किया है। कई ममालिक को वो इस पे राम करने में भी जो है वो कामयाब रहे हैं और इनको एक बहुत कामयाब निगोशिएटर के तौर पर देखा जाता है, जिसकी वजह से अब जब ये इन मुज़ाकरात में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं तो मुज़ाकरात में जो पलड़ा है वो मगरिब के मुताबिक जो है वो इसराइल का भारी रहेगा। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमास भी पूरी तरह से जो है कोऑपरेट कर रहा है। हमास की तरफ से वो शिकें भी एक्सेप्ट की जा रही हैं जिन पर पहले उनकी जानिब से एतराज़ात लगाए जा रहे थे। लेकिन सारी सूरत हाल में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है और वक्त की अहम ज़रूरत है कि ये गज़ा में जो जंग बंदी है वो फौरी तौर पर हो जाए। ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। ये जो 2 साल है इसराइली बर्बरियत के, ये आप काउंट नहीं कर सकते। क्या डेथ टोल क्या है, जितना बताया भी जा रहा है, अभी भी इतना मलबा है वहां पर, उसके नीचे भी बहुत सारे शोहदा जो हैं वो मौजूद हैं वहां पर, जो बच्चों के साथ सलूक हो रहा है, जो खवातीन के साथ, बुजुर्गों के साथ, और वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जो सही कुर्बानियां पेश कर रहे हैं और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि ये मुआहिदा जो है ये हो जाए बर वक्त और वो इस तकलीफ से निकल सके। बिल्कुल, इस तकलीफ से उनको फौरी तौर पर निकालना चाहिए। लेकिन आप देखें कि एक जानिब मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी जानिब बमबारी जारी है और आज भी बताया गया कि 24 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। इसको रुकना चाहिए, इसको कहीं तो रुकना चाहिए। जब तक एटलीस्ट पीस जो एग्रीमेंट है उस पर बातचीत भी चल रही है तब तक भी ये जो बर्बरियत है इसराइली उसे रुक जाना चाहिए। लेकिन इसराइल को लगाम डालने वाला इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। और ये आपको इस जंग के बारे में एक बात तो पता है कि ये किसी के भी फायदे में नहीं होती है और इसको जंग भी नहीं कहेंगे, ये जेनोसाइड है। ये जंग के कुछ उसूल होते हैं, लेकिन इसमें देखिए कि आप तकरीबन 1150 के करीब उनके फौजी भी जो हैं वो हलाक हुए हैं। जबकि जब 7 अक्टूबर का ये वाकया हुआ था 2 साल कबल, तो उस दौरान 210 के करीब जो हैं वो यरगमाली बनाए गए थे और वहाँ पर भी ऐसे ही वाकयात हुए थे जिसके नतीजे में फिर ये बर्बरियत की गई। लेकिन आप देखें कि इसराइल की जानिब पे भी नुकसानात हुए हैं और जितनी बमबारी, जितना पागलपन उन्होंने इसके बाद दिखाया है उसके नतीजे में जो कुछ है पूरी दुनिया उस पर एहतजाज कर रही है, पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है, मुस्लिम ममालिक खासकर। और वो 8 ममालिक जिन्होंने मुज़ाकरात किए, जिन्होंने बातचीत की डोनाल्ड ट्रंप के साथ और अपनी पूरी हिमायत का यकीन दिलाया है, वो 8 ममालिक भी बहुत कंसर्न है इन मुज़ाकरात को लेकर। और ख़ासकर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से आपको पता है मुश्ताक अहमद खान साहब वो फ्लोटेला के साथ भी थे और इस वक्त वो फ्लोटेला के साथ वहां पर जाने के बाद इस वक्त अरेस्टेड हैं और वहां मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जल्दी उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त तक उनके मुतालिक कोई खबर सामने नहीं आई है। बाकी जो अरेस्ट किए गए थे फ्लोटेला में मौजूद अफराद, उनको ग्रीस ग्रीस पहुंचाया गया उनको, और ग्रीस के अलावा स्लोवाकिया बताया जा रहा है कि उनको उनके पोर्ट्स पर छोड़ा जा रहा है। जो तुर्की की आपने बात की ना, तो ये भी अली कि आप
बिजली बंद कर चुके, हाँ। अद्वियात बंद कर चुके और खुराक भी बंद कर चुके, और जो एड जा रही है अब उसे भी वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे, क्योंकि जो एड लेकर जा रहे हैं लोग, उनके पास तो कोई हथियार, कोई वेपन्स मौजूद नहीं है। सिर्फ उन तक पहुंचाने के लिए कुछ अद्वियात हैं, कुछ खाने पीने की अशिया जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर। और वहाँ पर भूख और अफलास से जितने बच्चे शहीद हो रहे हैं, जितनी अमवात हो रही हैं, वो आप काउंट नहीं कर सकते। आप जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं वो आप देख नहीं सकते, और आप इस कदर तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं उसे देखने के बाद। तो जिन पर गुजर रही है उनकी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो माहिदा है, ये जो जिन कंडीशंस के साथ लगाया जा रहा है, हम यही दुआ करेंगे कि ये एक बार लागू हो और एक बार जंग बंदी हो जाए खित्ते में, और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो तो डिपेंड करती है कि आगे इसराइल की क्या रहती है और अमेरिका उसके साथ क्या कुछ कंट्रोल कर भी पाता है या नहीं कर पाता। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं में जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक पर जाने से पहले हम गजा पर इसराइल की जो जारियत है उसको 2 साल मुकम्मल हो गए, उस पर बात कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज अभी पहुंच गई मुझे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। हम बात कर रहे हैं गजा पर इसराइल की जो जारियत है उसको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसराइल की गजा की पट्टी को लेकर के जो इक़दामात हैं वो इंतहाई सफ़ाकाना है। अगर हम देखें, बिजली, अद्वियात, खुराक सब कुछ बंद कर दिया गया है, कोई एड नहीं जा सकती, और मुसलसल बमबारी अब भी जारी है। और अब जब अमरीकी सदर इस जंगबंदी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पीस अग्रीमेंट की बात हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो मुज़ाकरात का दौर हुआ मिस्र में जो चल रहा है, उसके मुस्तकबिल को आप कैसे देखते हैं? ये आग और खून की होली, यकीनन 2 साल इसको हो गए हैं, इस आग और खून की होली को। माजी करीब में कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती कि जितनी जुल्मों बर्बरियत वहाँ गजा में होता रहा है। और आप अंदाजा करें, इन 2 सालों में गजा को इन्होंने एक मलबे का ढेर बना दिया है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि 50 मिलियन टन मलबा वहां जमा हो गया है बम और बारूद से जो बिल्डिंगें उड़ाई गई हैं, जिसे 2050 तक अगर 100 ट्रक डेली उधर से निकाले जाएं, 100 ट्रक बड़े, तो 2050 तक तो मलबा भी नहीं उठा सकते। आप अंदाजा करें कि इससे कितनी तबाही और बर्बादी इन 2 सालों में वहां की गई है। और फिर उसमें मैसिव ब्लड शेड का लफ्ज एक दफा नहीं, बहुत दफा हुआ है। और साथ में जेनोसाइड, कौन नहीं जानता कि वहां जेनोसाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बहुत कम लोग जानते हैं या ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि जेनोसाइड इसलिए हो रहा है कि इजराइल का जो प्लान है शुरू से, ग्रेटर इजराइल का और एथनिक क्लिंजिंग का, ये इजराइल उस तरफ बढ़ गया। और ये तो कोई 20 नुकाती प्रोग्राम जब डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान आया है, तो मैं कई चैनल्स पे बशमूल आपके चैनल पर ये कहता रहा कि इसमें शायद कुछ ब्रेक लग जाए। तो उसके अलावा तो पूरी दास्तान है, पूरे फिगर है हमसारों के पास। सर्वे के मुताबिक 46% इजरायलीज ने फेवर किया कि गजा में हर एक शख्स को नीस्तो नाबूद किया जाए। और 62%, ये सर्वे की बात कर रहा हूँ, अवेलेबल है, 62% पूरे इजराइल के लोगों ने कहा कि गाजा के में इस वक्त कोई भी इनोसेंट नहीं है। तो जहां ये इंसानी जहन की कैफियत हो, और अपोजिशन लीडर जिसने ये बात की थी कि किलिंग चिल्ड्रन एंड बाई IDF जो है ये एक हॉबी बन गई है, इसका नाम है यायर लैपिड, उसने ये बात की है जो कि रिपोर्टेड हो चुकी है। अब इससे ज्यादा और क्या दुनिया को प्रूफ मिलना चाहिए? तो ये तो वैसे डॉक्टर साहब, ये जो आपने सर्वे का जिक्र किया है, कितना रिलायबल सर्वे है ये? नहीं, सर्वे तो कोई भी 100% रिलायबल नहीं कहा जा सकता। डिपेंड करता है कि उसमें सैंपलिंग क्या हुई है, कितने हजार आदमियों की सैंपलिंग की हुई है। लेकिन वो एक पैमाना होता है अंदाजा लगाने का। तो हम हालात वाकयात देखें
जमीनी हालात देखें, मारूजाती हालात देखें, कत्लो गारत का और आगो खून का, तो ये सर्वे हमें सही मालूम होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सर्वे सही मालूम होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए कि अगर अमन मुआहिदा हो जाता है और किसी करवट बैठ जाता है, तो आपको लगता है कि नेतन्याहू की जो पोजीशन है वो कमजोर हो जाएगी? नेतन्याहू की यकीनन, क्योंकि अगर अमन मुआहिदा तो दोबारा मेरा ख्याल है सियाको सबाक के हिसाब से अगर चलें तो अपोजिशन वहां वो कहती है कि नहीं, गजा को पूरा कब्जा करना है। इसका मतलब ये है कि कोलिजन गवर्नमेंट टूटने का नेतन्याहू को खतरा है। इसीलिए वो 6 घंटे 19 तारीख को, बल्कि नहीं 6 घंटे 9 तारीख को ये जो पिछले दिनों हुआ है, तारीख मुझे जहन से निकल गई है, तो उसमें 6 घंटे व्हाइट हाउस में बैठे और वहां नेतन्याहू ने वो पॉइंट्स चेंज कराया जो पॉइंट्स 8 ममालिक के 29 तारीख को करेक्ट, थैंक यू। सो जो उन्होंने चेंज कराया, नेतन्याहू ने 6 घंटे बैठ के इसमें व्हाइट हाउस में, और वहां क्या था, उसी प्रेशर की वजह से 6 घंटे बैठ के उसको चेंज कराया गया। और वो इसीलिए हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बयान देना पड़ा उन्हें कि ये वो प्लान नहीं है जो 8 कंट्रीज के सामने हुआ था। तो उसमें कुछ तब्दीलियां इसीलिए लेके आए, इसी प्रेशर की वजह से लेके आए वो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम जिक्र कर रहे हैं इस पीस प्लान का, 20 नुकाती ये जो प्लान दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अब जब मुज़ाकरात हो ही रहे हैं और उधर जो शिरकत कर रही है, जो हमास की क़यादत भी सीनियर मुज़ाकरातकार जो हैं खलीलुल हया कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो नेतन्याहू के बहुत ही करीबी साथी हैं रॉन डर्मर, वो भी मौजूद हैं इन मुज़ाकरात में। पहले उनकी शिरकत के हवाले से बताया जा रहा था कि शायद वो शरीक नहीं होंगे, लेकिन अब वो शरीक हैं। तो इसके बाद कुछ थोड़ा सा लग रहा है आपको कि शायद ये जो अमन मुआहिदा है ये कामयाब हो जाए? का या नेतन्याहू का कोई नुमाइंदा का शरीक होना इसलिए भी ज्यादा मुफीद है कि फिर दोबारा उनको मुशावरत करके दोबारा चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस दफा ज्यादा उम्मीद इसलिए है कि इम्प्लीमेंटेशन वाली जो मीटिंग हुई है इसकी कुछ असरात मस्बत निकल सकते हैं, निकलेंगे इंशाल्लाह। और वो इसलिए कि इसमें सबसे मजबूत तरीन आदमी जो है विटकॉक के अलावा वो है जेरी कुशनर। वो क्योंकि वो जैरेड कुशनर वो इसीलिए वहां मौजूद है और उसकी वजह से महसूस होता है कि इसमें चांसेस हैं कि ये जो पहला फेज जिसकी आखिरी अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने कल दी है कि इस हफ्ते किसी सूरत में भी ये हो जाए, और वो जो अल्टीमेटम वाली बात थी वो इस हफ्ते में अगर पूरा ना हुआ तो फिर वो अल्टीमेटम वाली बात हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस वक्त की तरीन सूरत हाल ये है कि आज भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल एक दौर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब रहें और दोनों पार्टीज जो हैं वो किसी मुद्दे पर जो है आमादा हो जाएं और ये जो कत्ल गारत गिरी है ये बंद हो। वेलकम बैक। और अब आपकी मुलाकात एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ताइक्वांडो चैंपियन आयशा अयाज से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने इंडोनेशिया में होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल की है और एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। इस इवेंट में 21 ममालिक शामिल थे, 5000 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और आयशा ने फाइनल में इंडोनेशिया के जो खिलाड़ी हैं उनको शिकस्त दी। आयशा अयाज सवात की सबसे कम उम्र बैन ताइक्वांडो स्टार हैं और कई आलमी इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी है और मेडल्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। मजीद अहवाल उन्हीं से जानते हैं। जी हाँ, आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, एक बार फिर से पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया है। हमें इस चैंपियनशिप के हवाले से बताएं कि जीतने के बाद कैसे एहसास है आपके? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका भी मुबारक हो, और फिर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे फाइट दिया कि मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये फाइट मैंने किया कैसा है। मैंने बहुत ज़बरदस्त फाइट किया था इंडोनेशिया में, मेरा फाइनल फाइट इंडोनेशिया के साथ था, वो बहुत ज्यादा टफ फाइट था और इंडोनेशिया के सारे लोग अपने मुल्क के खिलाफ होकर पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान।
सपोर्ट कर रहे थे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और वो फाइट मैंने नॉकआउट करके जीता। जबरदस्त, वहां पर भी सपोर्टर्स मौजूद थे, ये तो कमाल बात है। अच्छा बताइएगा, आपको जब आप पहले आई थी हमारे पास, उस वक्त से लेकर अब तक कितनी मेहनत और करनी पड़ी है, और क्या आपको लगता है कि जो हम आगे अगले मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, मुकाबला सख्त होता जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी मेरा वेट भी बढ़ रहा है, मेरा उम्र भी बढ़ रहा है, तो इसी वजह से बहुत मेहनत करना ज्यादा पड़ता है, मेहनत। ठीक है। अच्छा ज़रा आयशा, अब हम चाहेंगे कि बताएं आप कि आपकी जर्नी कब से शुरू हुई, ताइक्वांडो की ट्रेनिंग आपने कब से शुरू की, और आपको मतलब लगा कि आप ताइक्वांडो के लिए ही बनी है? मतलब मुश्किल गेम है और इसमें कम लड़कियां ही जाती हैं। जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर वो मेरे साथ ना होती तो आज मैं इस मकाम तक ना पहुंच होती, क्योंकि मैंने 3.5 साल से गेम शुरू किए अपने वालिद के साथ। वो खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका है और इंटरनेशनल कोच भी है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। फैमिली से लड़कर, सरों से लड़कर ही मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि लड़कियों को बहुत ज़्यादा मसला होता है बाहर किसी फील्ड में जाने का, तो इसीलिए तो हम उनको भी मुबारकबाद देंगे, और उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने आपको ट्रेन किया उस वक्त से और आपके लिए फाइट की, और फिर उसके बाद देखें कि अब आयशा कहाँ है, और आयशा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, अपने वालिद साहब का नाम रोशन कर रही हैं। आयशा, मुझे बताएं कि इस चैंपियनशिप का कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े पार्टिसिपेट करने के लिए, और इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप्स होती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करती हैं, वो क्या जो आप नेशनली खेल रही होती हैं उससे कुछ मुख्तलिफ होती हैं? जी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है, क्योंकि नेशनल जो है वो तो पाकिस्तान में होती है, और इंटरनेशनल जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेयर होकर ही इंटरनेशनल इवेंट के लिए आते हैं, तो इसीलिए। अच्छा, 5000 के करीब प्लेयर्स थे और आप सर फहरिस्त रही हैं, कमाल बात है, और 2 मेडल्स लेकर आई हैं। किस ममालिक, किस या देखें इतने सारे ममालिक भी हैं। अच्छा बताइएगा आयशा, आप जब ट्रेनिंग करती हैं किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, और ख़ासकर आप कभी फाइट में कोई ऐसी चोट लगी जिसने आपको मायूस कर दिया और आपका दिल ना किया हो कि मैं दोबारा ताइक्वांडो नहीं खेलूंगी? हाँ हुआ है, दुबई में जो G1 वर्ल्ड कंपटीशन था उसमें मेरा फाइट इंग्लैंड के साथ था, फाइनल फाइट। तो पहले राउंड में ही मेरा पाव जो है वो डैमेज हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो फाइट भी मैंने जीता था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यानी आपने अपनी तकलीफ को भी आड़े आने नहीं दिया अपनी जीत के। तो आयशा ये बताइए कि ट्रेनिंग इसके लिए आपको दिन में कितनी करनी पड़ती है, और ख़ासतौर पर जब रेगुलर बेसिस पर कितना टाइम देती हैं, और जब कोई इस तरह की चैंपियनशिप होती है जिसमें आपने हिस्सा लेना होता है, उसके लिए आप कितना टाइम दे रही होती हैं अपनी ट्रेनिंग को? इसे तो मैं 2 आवर्स ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन जब इंटरनेशनल इवेंट के लिए जाती हूँ तो फिर 4 आवर्स करती हूँ। अच्छा, और स्कूल आप पढ़ती भी हैं आयशा, किस ग्रेड में, और स्कूल के साथ इसको स्टडीज के साथ मैनेज कैसे करती हैं? आसान होता है या मुश्किल? जी आर्मी पब्लिक स्कूल कॉलेज से बात मैं पढ़ती हूँ, क्लास 9th में हूँ, और बस होता है मैनेज, क्योंकि बचपन से आ रही हूँ तो बस मुश्किल से मैनेज करती हूँ। छुट्टियां मिल जाती हैं आपको स्कूल से इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए? जी उनको पता है कि वैसे छुट्टियां नहीं करती है, सिर्फ इवेंट के लिए करती है ना, तो उन्हें वो मुझे देती है। अच्छा, लगता है कि ये ताइक्वांडो चैंपियन जब स्कूल जाती होंगी तो इनसे स्टूडेंट्स जो है ना, इनके दोस्त अहबाब, वो भी डरते होंगे, आयशा से कोई ऐसी बात नहीं करनी, ये ताइक्वांडो चैंपियन है, ऐसा होता है? जी बिल्कुल, बहुत कहती है। एक शायर कहते हैं कि इंडोनेशिया से आई है, मलेशिया से आई है, इन्होंने कुछ किया होगा, तो इस तरह करते। तो आप अपने बहन भाइयों के साथ भी खेलती हैं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी दोस्तों को भी देती हैं? जी मेरी बहन भाई जो है वो खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर है। मेरा एक भाई जो है वो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, दूसरी बहन जो है वो इंटरनेशनल ब्राउन मेडलिस्ट है, और बहन भाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट और नेशनल डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है। जबरदस्त, वालिद साहब की मेहनत नजर आ रही है यहाँ पे। अच्छा आयशा बताएं, क्या हैं आपके फ्यूचर गोल्स? कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जिसके लिए अब आगे आपने तैयारी करनी है और उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है? वो तो सारों को पता है कि मेरा गोल जो है वो ओलंपिक है। इंशाल्लाह ओलंपिक में पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी, पाकिस्तान के लिए मेडल। और अभी आगे इवेंट जो है वो सिंगापुर में है, तो इंशाल्लाह उसके लिए जाऊंगी। आयशा, आप एक रोशन मिसाल हैं। आपके लिए तो आपके वालिद मौजूद थे, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए कोई भी मौजूद नहीं है और उनकी हौसला शिकनी की जाती है, उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ कहेंगी?
जी, सबसे पहले तो मैं उनके वालिदैन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज अपने लड़कियों अपनी बेटियों पे इतबार करके उनके बाहर निकालें, क्योंकि उनको सपोर्ट करें और उनको ये बताएं कि आप अपना फ्यूचर खुद अपने लिए बनाएं। तो वो लड़के अपने लिए खुद फ्यूचर बनाएंगे और वो जिस फील्ड में जाए, ये सिर्फ ताइक्वांडो नहीं है, फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एनी गेम पे है, और एजुकेशन भी है, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है। तो वो किसी भी फील्ड में अपने लिए फ्यूचर बना सकती है, लेकिन जब वालिदैन का सपोर्ट ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, बहुत सारे टाइम में आयशा सपोर्ट भी होती है और हिम्मत भी कर लेती हैं लड़कियां, और जो हमारे एथलीट्स हैं बाकी वो भी, लेकिन एक मसला आ जाता है, स्पॉन्सर के मसाइल आ जाते हैं। क्या आपको भी ये फेस करने पड़े? बहुत ज्यादा फेस करने पड़े मुझे। तो आप बगैर किसी सपोर्ट के इन चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करती हैं? आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है? नहीं, मुझे तो मेरे बाबा सपोर्ट करते हैं, और किसी ने ना राब्ता किया है, ना किसी ने बताया है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। मैं इस इवेंट के लिए भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मेरे बाबा ने कहा कि इट्स ओके, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, ट्राई करता हूँ कि आपको इस इवेंट के लिए भी ले जाओ, वरना और को तो कोई सपोर्ट नहीं करता। दिस इज एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे इतने अच्छे अच्छे एथलीट, हमारे प्लेयर्स, वो सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं किसी भी पार्टिसिपेशन से कि उनके पास स्पॉन्सर नहीं होते। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन कर, और जो लोग देख रहे हैं उनको चाहिए कि जनाब अरबाब इख्तियार ये ज़रा ऐसे लोगों पर, ऐसे हमारे टैलेंट पर तो थोड़ी सी तवज्जो दें। ये सिर्फ स्पॉन्सर एक चाहते हैं आपसे, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं, ये मेडल्स घर लेकर आते हैं, तो हमारा और आपका सबका नाम ही रोशन होता है। तो इसके लिए इनको थोड़ी सी जो है ना, वो इन पर नजर करम कीजिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, थोड़ी सी क्रिकेट की भी बात कर लें। पीसीबी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड से 2 खिलाड़ी रिलीज कर दिए हैं, और जराये के मुताबिक फास्ट बॉलर आमिर जमाल और स्पिनर फैसल अकरम को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है, जिसके बाद जो कौमी टीम है उसके स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की तादाद 18 से कम होकर 16 कर दी गई है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जेर तमाम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 का 68वां एडिशन, उसका भी आगाज हो चुका है। इस पर भी हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम खालिक साहब, सबसे पहले तो ये जो 2 प्लेयर्स रिलीज किए गए हैं, इसकी क्या वजह बनी, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? आमिर और फैसल को रिलीज किया है, ये 18 रुकनी स्क्वाड ऐलान हुआ था, और उसी वक्त जब स्क्वाड का ऐलान किया गया था ये बता दिया गया था कि इसको मुख्तसर कर दिया जाएगा बाद में। और वैसे भी हमारी होम सीरीज है, 2 टेस्ट मैचेस ही होने, 18 प्लेयर तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन ये कैंप लगाना था जो लाहौर में, उसके लिए जरूरी था कि कुछ प्लेयर्स हों जो प्रैक्टिस में भी बाकियों को मदद मिल सके, साथ में लड़कों की हौसला अफजाई भी हो, जैसे यंग लड़के एक आध आए तो उनको भी लगे कि हाँ यार हमने भी सिलेक्टर्स याद रख रहा है, हमें स्क्वाड में रखा हुआ है, शायद इसलिए इन्होंने बुलाया था। लेकिन अभी लगता है कि शायद कुछ प्लेयर और इसमें कम हो, खासतौर पर आसिफ आफरीदी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। आपको याद होगा हमने स्टोरी दी थी उस पर कि 39 ईयर्स ओल्ड है वो, और पहले फिक्सिंग केस में उनके ऊपर बैन भी लग चुका है, और फिर वो दोबारा फास्ट ट्रैक में आए विदाउट एनी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो लेकिन वो अभी तक बरकरार है, अभी भी 16 है, 16 भी बहुत होते हैं क्योंकि होम सीरीज है यहाँ ऐसा। लेकिन आपने बरकरार रहने की बात की, आसिफ के बरकरार रहने की बात की, बरकरार तो कप्तान भी हैं। आपकी अपनी खबर है आज उसके हवाले से आपने दी कि सिलेक्टर्स और कोच मेहरबान है जबकि बोर्ड परेशान है। जी, हम T20 पे आ गए टेस्ट से एकदम। सलमान अली आगा की बिल्कुल मैंने खबर दी, और ये है ऐसा बहुत इस वक्त एक सीरियस मसला बना हुआ है, और अलग अलग सिमत में इस वक्त जा रहे हैं। इस वक्त आप किसी से भी बात करें, चाहे बोर्ड के किसी आला ऑफिशियल, सेलेक्टर, कोच, कोई भी वाज़ेह तौर पर आपको बता नहीं सकेगा कि होने क्या वाला है। जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ एंड ऑफ दिस मंथ T20 मैचेस की सीरीज शुरू होगी, लेकिन इतना बिल्कुल वाजे है कि जो सेलेक्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि जी सलमान अली आगा को बरकरार रखें क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। अभी अगर कैप्टनसी में चेंज की तो मसला होगा। एग्जैक्टली यही सोच माइक हैसन की भी है, लेकिन बोर्ड के कुछ लोग हैं वो स्टैट्स जब देखें तो नजर आता है कि सलमान की परफॉर्मेंस एज अ बैटर बहुत ही ज्यादा मैचेस में 72 रन बनाए उन्होंने, मेरे ख्याल से ज्यादा तो आप बनाए थे। सलीम भाई साहब, इसी स्क्वाड के साथ इसी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए क्या एक्सपेक्ट करें इस सीरीज से जो शुरू हो रही है? गालिबन आप टेस्ट की बात कर रही होंगी क्योंकि हम टेस्ट से एकदम T20 में चले गए थे। पहले
टेस्ट सीरीज होनी है। टेस्ट सीरीज का हमारा जो स्क्वाड मुंतखब हुआ है अच्छा है, तगड़ा स्क्वाड है। देखें उसमें बाबर भी है, रिजवान भी है, शाहीन भी है, 3 हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो उसमें खेल रहे हैं। तो टेस्ट स्क्वाड तो हमारा अच्छा है। शान मसूद जो कैप्टन है, रिसेंटली इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंस काउंटी में अच्छी रही थी। पहले थोड़ा स्ट्रगल किया लेकिन आखिर के मैचों में वो परफॉर्म करने लगे थे। लेकिन ये सीरीज हमें जितवाएंगे हमारे स्पिनर्स, क्योंकि जो पिचेस बनेंगी बिल्कुल वो स्पिनर्स के लिए होंगी साजगार। और जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया था स्पिनर्स ने, वही उनसे तवक्कुल लगाएंगे। लेकिन साथ में आप ये याद रखिएगा कि हमारे जो बैट्समैन है वो भी स्ट्रगल कर रहे थे ज्यादा। हमने स्पिन पिचेस बनाए थे, वो कह रहे थे क्या बॉल आ रही है, क्यों गेंद आके अंदर की तरफ। तो ये जरा हमें ये भी मोहतात रहना पड़ेगा। आपने बैटर्स की बात की है, आपने शाहीन की भी बात की है, बॉलर। जब भी शाहीन का जिक्र आता है नसीम शाह का जो है ना एक तस्वीर जहन में चलना शुरू हो जाती है। और अभी रिसेंटली आपने देखा है उनके हवाले से भी एक जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, साथ सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, तो उन पे तनकीद मुसलसल जारी है। तो आपको लगता है कि ऐसे कोई स्टार्स बाकी रह गए हैं बॉलिंग लाइनअप में हमारे पास जो शाहीन के मद्दे मुकाबिल हों? देखिए मौके मिलते रहेंगे तो परफॉर्म करते रहेंगे, प्लेयर्स आते रहेंगे। हारिस होता था, वो इंडिया के खिलाफ मैच में इतना बुरा परफॉर्म किया उन्होंने, वो फिर विलन बन गए। अब दोबारा उनको कभी चांस मिलेगा, फिर 4 विकेट ले लिए तो फिर हीरो बन जाएंगे। तो हम लोग बहुत जल्दी ऊपर ले आते हैं, जल्दी पटकते भी रहते हैं। हम लोग का ये स्टाइल तो यही है। लेकिन डेफिनेटली आप मौका तो दे। बेचारा वसीम जूनियर पूरा इवेंट में बाहर घूम कर आ गया, बुर्ज खलीफा देख कर आया होगा, उसको आपने मैच को खिलाया नहीं कोई। कितनी बार उसको, और भी जब लड़के होते हैं कोई दूसरा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप दूसरे को चांस देते हैं। लेकिन ये भी है ना, किया नहीं जाता। ऐसा हमेशा से हम देखते हैं कि प्लेयर साथ तो रखा जाता है और वो परफॉर्म भी अच्छा करने वाला होता है, लेकिन उसको जगह नहीं दी जाती है, उसको खिलाया नहीं जाता। अच्छा सलीम खाई साहब, सलमान अली आगा के साथ साथ कुछ शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ खास तो नहीं है, वो भी सबके सामने ही है। तो इस सीरीज के बाद कहीं उनकी कप्तानी पर तो नहीं दोबारा से फिर बात शुरू हो जाएगी? लेकिन डेफिनेटली इनकी शान मसूद की कैप्टनसी पे भी बहुत सवाल उठ रहे थे, उनकी अपनी फॉर्म पे भी सवाल उठ रहे थे। लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड ने यहाँ पे कंटिन्यूटी का फैसला किया कि यार जो कैप्टन चल रहा है उसको बनाओ। और सलमान के जिस तरह T20 में भी बात हो रही है, उनको भी कंटिन्यूटी के तहत ही इस तरह कर रहे हैं। तो शान को भी जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों मुलाकात के लिए बुलाया था और वहां उन पर वाजे कर दिया था कि जी आप ही हमारे लिए कैप्टनसी के वाहिद उम्मीदवार हैं, तो आप बिल्कुल अपने खेल पे तवज्जो दें और टीम को आगे लेके जाएं। लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त अच्छा लगता है जब आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हो, टीम जीत रही हो। क्योंकि क्रिकेट गेम बेसिकली जो हम खेल रहे हैं जीतने के लिए खेल रहे हैं, ये नहीं खेल रहे कि हम कंटिन्यूटी रहे और मौके मिलते रहे लोगों को। उसमें जरूरी चीज ये कि हम जीते भी, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में भी हमारे वैसे ही एक तो इतने कम मैच खेलते हैं। आप देख लेना साजिद और नुमान बेचारे जब भी इनको यहाँ होम टेस्ट खेलने का मौका मिलता है इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी भी वो ऐसे नहीं है कि हीरो बन गए। जैसे आप अभी भी नसीम शाह का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नसीम शाह की हालांकि इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। वो दोनों बेचारे इतना परफॉर्म करते भी वो ऐसा नहीं है कि वो जाते हैं लोग बोलो साजिद भाई आ रहे हैं, नुमान भाई आ रहे हैं। बिल्कुल सलीम साहब, हमें स्टार्स बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर जो है ना क्रिकेटर्स बनाने की जरूरत नहीं, मैचने की जरूरत है जिसका तसलसल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। ब्रेक के बाद हासिल होगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम का दूसरा घंटा, इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। और आगाज़ में हम ज़रा बात कर लेते हैं जो पंजाब में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी किया गया है। उस पर दरियाए जहलम में मंगला अपस्ट्रीम में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है, जिसके बायस 24 घंटों में मंगला अपस्ट्रीम में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और रावी में हेड से धुनाई पर निचले दर्जे के सैलाब आ गए। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में बदतरीन सैलाब तो गुजर गया है, लेकिन तबाही के अनमिट नकूश छोड़ गया है। सैलाबी रैले से हजारों मकानात गिर चुके हैं, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ताहम अब सैलाबी पानी में मच्छरों की भरमार है जो बीमारियों का सबब बन रहे हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की बात करें तो वहां से भी पानी की निकासी का अमल जारी है। कुछ नशेबी बस्तियां और इलाके अभी तक पानी की लपेट में और सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 25वें रोज भी बंद है। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक देने की मंजूरी दे दी। और पंजाब में सैलाब से कितना नुकसान हुआ है और पंजाब में ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ, DGPDM में पंजाब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी।
इरफान साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल दोबारा क्यों पैदा हो रही है? क्या इन बारिशों की वजह से ऐसा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरऑल आप देखें कि इस साल जो हमारा मॉनसून था वो भी तकरीबन एक हफ्ता पहले स्टार्ट हुआ, और उसी तरह ही इस वक्त जो विंटर सीजन है उसकी भी आप देखें कि ये जो अर्ली अक्टूबर में ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, हमारे बलाई इलाकों में जो बर्फबारी का भी सिलसिला है ये भी रूटीन से थोड़ा जल्दी ये फिनोमेना स्टार्ट हुआ। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि सर्दी जल्दी मौसम अब तब्दील हो गया। आपने देखा यहाँ लाहौर में और सेंट्रल पंजाब में मौसम में एक वाज़ेह तब्दीली नजर आई। दूसरा इसके साथ साथ ये है कि जो हमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक प्रॉब्लम रहता है और स्मॉग का प्रॉब्लम रहता है, उसमें काफी एक इससे बेहतरी आएगी। लेकिन इसके बरक्स ये भी साथ साथ हुआ कि क्योंकि ये बारिशें न सिर्फ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हुई बल्कि ये अपर कैचमेंट्स में भी हुई, और खास तौर पे जेहलम, दरियाए जेहलम और चनाब में एक दफा फिर पानी के बहाव बढ़े, लेकिन वो कोई इतने सिग्निफिकेंट बहाव नहीं है कि जो प्रॉब्लमेटिक हों। ये जरूर है कि क्योंकि हमारे 27 अजला में तकरीबन 4.7 मिलियन लोग जो हैं वो इस पंजाब की तारीख के बड़े सैलाब से मुतासिर हुए, तो उनमें जब ये अब बारिशें तकरीबन पंजाब के काफी अजला में बारिशें और उन्हीं अजला में बारिशें हुई कि जो ऑलरेडी इनंडेशन अभी रिसेंटली उन्होंने जिसका सामना किया, तो उससे थोड़ा मुतासरीन को परेशानी जरूर हुई। लेकिन आपने कल देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कल एक विंटर पैकेज का भी ऐलान किया, और जो इनकी सर्दी के मौसम से बचाव की जो तदाबीर हैं और जो मैयज हैं उनको अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पीडीएम में इंश्योर कर रहा है। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि इस वक्त पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सर्वे जो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पंजाब में इस वक्त 11,500 से ज्यादा टीम मेंबर्स इसमें सर्वे टीम्स जो हैं वो 2200 से ज्यादा सर्वे टीम्स ये इस वक्त मसरूफ अमल हैं। और अगर मैं आपको अभी की लेटेस्ट फिगर्स दे सकूं तो तकरीबन 1,62,000 घरानों को हम इस वक्त तक उनके डोर स्टेप्स पे जाके पूरी तरह से उनके नुकसानात का सर्वे उसको इंश्योर कर चुके हुए हैं, जो कि तकरीबन 24 से 25% ऑफ द टोटल केस लोड बनता है। और हम पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस की रोशनी में कि इंशाल्लाह हम बाय 27 अक्टूबर पूरे पंजाब का ये जितने भी वल्नरेबल एरियाज थे और अफेक्टेड एरियाज थे उन तमाम का हम पूरी तरह से घर घर जाकर ये हमारी टीमें शफाफ मैनर में इंशाल्लाह सर्वे को कंप्लीट कर लेंगी। अच्छा, तो सर कोई आइडिया रफली आप दे सकें कि कितना तखमीना अभी तक के ओवरऑल इस जो बदतरीन सैलाब था इससे गुजरने के बाद लगाया गया है, जो नुकसान का घरों का, इसके अलावा जो खड़ी फसलें तबाह हुई उनका? जी बिल्कुल, ये जो इनिशियल फिगर्स थी उसमें तकरीबन 2.4 मिलियन एकड़ जो हमारी क्रॉप लैंड है वो इनंडेट हुई, और इस 24 लाख एकड़ का अभी जो सर्वे अब तक 1,62,000 घरानों का सर्वे हुआ, इसके मुताबिक 5,70,000 एकड़ वो इस वक्त तक रिपोर्ट की जा चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि अभी इसमें तकरीबन 3 हफ्ते सर्वे की डेडलाइन में, 1 माह में हमने इसको कंप्लीट करना था, इसमें अभी टाइम बाकी है। तो ये पूरी तरह से क्रॉप का एक एकड़ जो है उसको ना सिर्फ वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर जियो टैगिंग की जा रही है, उसकी पिक्चर्स ली जा रही है और प्रॉपर एक मरबूत तरीके से शफाफ सर्वे को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी तरह अगर हम हाउसेस का वो करें तो एक रफ अंदाजा जो सैटेलाइट इमेजरी और स्पार्को और बाकी जो हमने डेटा लिया हुआ है वो भी अब नॉट इन थाउजेंड्स, लाखों में अनफॉर्चुनेटली नुकसानात हैं, जिसका विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें मजीद क्लियर होंगी। बिल्कुल। तो इरफान साहब, इस वक्त किसानों का बहुत नुकसान हो चुका है और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कुछ की तो मशीनरी भी इस वक्त फंसी हुई है, क्या उसका भी तखमीना लगाया जा रहा है, उनको भी इमदाद दी जा रही है? जी, मेजर जो 4 कैटेगरीज हैं उसमें जिस तरह का भी नुकसान होगा उसका टीम्स तखमीना लगा रही हैं, जिसमें खास तौर पे
हाउसेज हैं, उसके साथ साथ लाइव स्टॉक्स हैं, जिस तरह का भी जानवर किसी का कोई नुकसान हुआ है, पेरिश हुआ है, तो उसको पूरी तरह से हमारी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस हैं उसमें तमाम फील्ड्स मौजूद हैं, वो छोटे जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, हर चीज को उसमें रजिस्टर कर रहे हैं और उसको कॉम्पनसेट चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे किया जाएगा। ठीक है। और सर वैसे तो ओवरऑल जनूबी पंजाब की बड़ी बुरी सूरत हाल रही, क्योंकि सैलाब भी बहुत ज्यादा शदीद बदतरीन किस्म का था। ये बताइएगा कि मुल्तान की जो तहसील है जलालपुर पीर वाला, जो बहुत ज्यादा मुतासर हुई है, वहां पर यही बताया जा रहा है कि अब भी बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं और इलाके हैं जो पानी की लपेट में है, वहां से निकासी का अमल मुमकिन बनाया जा रहा है। क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जलालपुर पीर वाला ना सिर्फ चनाब बल्कि सतलुज से भी इस सीजन में इफेक्ट रहा। और आपके इल्म में होगा कि आप जब जो सतलुज की एक क्रीक डेवलप हुई, नौराजा भुट्टा जो एक हिफाजती बंद था उसके टूटने से, और उस क्रीक से फिर कंटिन्यूसली पानी सतलुज का पानी चनाब की तरफ एक नई क्रीक से वो जलालपुर पीर वाला के लिए एक खतरे का निशान रहा। और उसी तरह वो जो M5 मोटरवे है उसके साथ भी पानी का जो एक मुसलसल बहाव वो होता रहा, जिसकी वजह से मोटरवे को भी नुकसान हुआ और जलालपुर पीर वाला भी अंडर स्ट्रेस रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ दिन पहले वो पूरी तरह से सतलुज का वो जो दौराजा भुट्टा का शगाफ था उसको ना सिर्फ पुर कर दिया गया, बल्कि पानी अब मजीद सतलुज से उस तरफ जाना वो बंद हुआ, जिसकी वजह से अब लेवल्स बहुत हद तक रिड्यूस हो गए। और जिसके बाद अब इंशाल्लाह ना सिर्फ मोटरवे की मुरम्मत का काम अनकरीब शुरू हो जाएगा, बल्कि जलालपुर पीर वाला में भी जो नकासी है और जो पानी का एक पॉन्डेज बना हुआ था वो काफी हद तक सबसाइड कर गया है और अब चीजें इंशाल्लाह नॉर्मलाइज। कोई टाइमलाइन दी जा सकती है इस हवाले से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है और मुतासर अफराद की जो बहाली है उनको घर वापस लौटने को जो मुमकिन बनाना है, अगर उसमें जल्दी ना की गई, तेजी ना की गई तो फिर मजीद नुकसान का भी खदशा है उनको। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की मैंने जैसे गुजारिश की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये डायरेक्शंस हैं और हम इस सर्वे को देखें 30 डेज में पूरे पंजाब को ऑलमोस्ट आपने घर घर जाके कवर करना। उसमें पूरी इस वक्त मैं अगर कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी, हर किसी की यही अब सारा दिन ये कोशिश होती है कि आज का जो सर्वे है वो पिछले दिन से ज्यादा ना सिर्फ कवरेज में ज्यादा हो बल्कि शफाफियत में भी उसको मजीद बेहतर बनाया जाए। तो इंशाल्लाह हम कन्विंस्ड हैं कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर ना सिर्फ सर्वे कंप्लीट होगा बल्कि 17 से लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट डिसबर्समेंट प्रोसेस भी एक शफाफ तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में इसको इंश्योर कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। और तौर पर सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ पर इमदादी जो कार्रवाइयाँ उनकी क्या सूरत हाल है उस पर भी हम बात कर रहे थे। नुकसान का क्या तखमीना लगा उस पर हमने बात की। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं ना जाएगा। ट्रेलर आपने देख लिया है, खूबसूरत मनाजिर हैं और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनकी माहौलियाती फिल्म ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्मसाज जवाद शरीफ की और उनकी पहली पाकिस्तानी फीचर फिल्म मुकलानी की बात हो रही है, जिसने जैक्सन वाइल्ड मीडिया अवार्ड हासिल करके तारीख रकम कर दी है। ये फिल्म पाकिस्तान में मौसमियाती बहरान के पस मंजर में मंशर झील की मकामी माहीगीरी बिरादरी मुहाना की कोशिशों की अक्कासी करती है। और हिदायतकार जवाद शरीफ की जो फिल्म है मुकलानी पहली पाकिस्तानी फीचर फिल्म है जिसने जैक्सन वाइल्ड मीडिया अवार्ड 2025 अपने नाम किया है। और फिल्मी दुनिया में ये अवार्ड ऑस्कर के बराबर समझा जाता है। जैक्सन वाइल्ड मीडिया अवार्ड के लिए फिल्मसाज जवाद शरीफ की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म का इंतखाब 500 फिल्मों बल्कि 500 से भी ज्यादा फिल्मों से, मशहूर फिल्मों में से किया गया है, जिसका 4 अक्टूबर 2025 को पहला टीजर जारी किया गया था। मजीद इस फिल्म के हवाले से जवाद से ही जान लेते हैं, इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जवाद, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद, सबसे पहले तो भाई इतनी बड़ी अचीवमेंट पे कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। ये बताएं कि ये इतना बड़ा अवार्ड है, ये ऑस्कर के बराबर समझा जाता है फिल्मी दुनिया में, इसको हासिल करने के बाद, इस एजाज़ के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये एक अचीवमेंट है
हमारे लिए तो है ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान की कहानियों को ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो स्पेस मिल रहा है। मतलब वो कहानियां जो हैं वो देखी जा रही हैं, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और जो जैक्सन वाइल्ड है, इसको कहते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू नेचर्स ऑस्कर, यानी कि जो कुदरती और वाइल्ड लाइफ माहौल की जो फिल्में हैं उसका ऑस्कर इसको कहा जाता है। तो ये बड़े एक मुझे लगता है कि एजाज की बात है। और साथ में जो इसमें जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, हमारी जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, हमारा जो लैंडस्केप है वो दुनिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो जवाद मुकलानी की दास्तान सुनाइएगा, कैसे चूज़ किया आपने इसको फिल्म बंद करना, और आपने जब ये कहानी चुनी तो उसके पीछे क्या अनासर थे? थैंक यू। सो बेसिकली अगर मैं मोहकलानी की बात करता हूँ तो मैंने इससे पहले भी जो फीचर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की हैं स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल जैसे इंडस ब्लूज है या K2 एंड द इनविजिबल फुटमैन है, तो इन कहानियों में, मेरी कहानियों में जो एक थीम, जो बड़ा विजिबल थीम है वो कल्चरल लॉस का है, वो आइडेंटिटी का है, वो कनेक्शन का है। तो ये वाली जो कहानी है ये भी बेसिकली जो है इट्स मोर अबाउट कल्चरल प्रिजर्वेशन और कल्चरल लॉस की बात कर रही है, लेकिन इन पर्सपेक्टिव ऑफ जो है क्लाइमेट चेंज, जो मौसमियाती तब्दीली है, माहौल की तब्दीली है, या जो हमारा इकोसिस्टम है वो किस तरह से इसको अफेक्ट कर रहा है। तो ये कहानी जब मैंने बनाने का फैसला किया, मुझे याद है आज से कुछ सालों पहले, शायद 6-7 साल पहले मेरा जाना हुआ मंछर झील पे, जो कि पाकिस्तान की नहीं सिर्फ एशिया की दूसरी बड़ी झील उसे कहा जाता है। उसका रकबा ही कोई 250 स्क्वायर मीटर है। और मैं जब वहाँ पे था और मैंने जब वो मंजर देखा कि इट्स सो इन्फिनिट विजुअल, और क्या खूबसूरत वो मंजर था। और फिर जब मैं इस कम्युनिटी, जिनको मोहानास या मीर बहार भी कहते हैं, फिशर फोक ये कम्युनिटी है, माहीगीर, लेकिन ये रहते कश्ती के घरों में हैं। और सिंस सेंचुरीज, सैकड़ों सालों से ये लोग सिर्फ अपने बोट हाउसेस के अंदर रहते हैं और ये पानी से निकलते ही नहीं है, ना निकलना चाहते हैं, और इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं ये अपनी सकाफत के साथ, नेचर के साथ और परिंदों के साथ। ऐसा मैंने कनेक्शन, मेरा ख्याल है कि दुनिया में मैंने बहुत कम ऐसी कम्युनिटीज देखी हैं। और स्पेसिफिकली जी, और जब मैं परिंदों की बात करता हूँ, जी जी जी, कहिए जी, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं अगर परिंदों की बात करता हूँ तो दे हैव लाइक पेट बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उसमें एक पेलिकन है, पैन उसको ये कहते हैं। तो पेलिकन इज काफी बड़ा ये परिंदा होता है, और जब आप उसको लाइव देखते हैं तो उसकी प्रेजेंस ही आपको इतना वो इम्पैक्ट वो करती है। और वो इनकी उसके साथ दोस्ती है, वो किस तरह से प्यार करता है, वो किस तरह से खेलता है, वो बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, वो सैकड़ों मील जो है ना वो सफर तय करता है, वो उड़ता है, लेकिन वापस आके जो उसका बोट हाउस होता है, जो उसकी कश्ती होती है, उसी पे आके बैठता है। सच एन इंटेलिजेंट बर्ड। तो इस तरह की जो इसमें जो इस सब टेक्स्ट है, जो इसकी कहानियां हैं, वो बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, और जवाब विजुअल्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं, जो टीजर हमने देखा, जो ट्रेलर हमने देखा, और हमारी ऑडियंस भी देख रही है। मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली इसको बनाने के लिए चैलेंजेस भी आपको बहुत सारे आए होंगे, कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर का भी आपको सामना करना पड़ा होगा, शूट में भी बहुत सारे मसाइल आए होंगे। जरा मुश्किलात भी शेयर करें ना इस सफर की। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी और चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो पानी के ऊपर अक्सबंदी करना, फिल्मिंग करना, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन कश्तियों के अंदर जो है वो एक कैमरे को लेके चलना, उसके शॉट्स लेना, 2-3 मौके पे ऐसा हुआ कि एक दफ़ा तो मैं खुद अपना वो ड्रोन फ्लाई कर रहा था तो वो पानी में गिर गया। फिर इसी तरह हमारा एक कैमरा था, बड़ा कैमरा था, वो पानी के अंदर जो है उसने एक डुबकी लगाई। और फिर इसके साथ साथ चूंकि जब हम इस तरह की कहानी बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हम जाते आते हैं, देन यू लिव देयर। अगर आपने परिंदों को फिल्म करना है, आपने कुदरत को फिल्म करना है, आपने उभरता हुआ सूरज लेना है, आपने डूबता हुआ सूरज लेना है, तो आपने वहां पे रहना है, उस जिंदगी को लिव करना है। और इस पूरे कहानी में हमें 3 साल लगे सिर्फ फिल्मिंग के अंदर, सिर्फ इसको
फिल्माने के लिए, और हमने सुबह शाम कितनी रातें गुजारी हैं, तो वो आसान नहीं था। लेकिन चूंकि खुलूस, मोहब्बत और जिस तरह से उसने कम्युनिटी ने हमें वेलकम किया, और वो जो कनेक्शन था ना, तो वो फिर हमें खींचता था, और हमें कहीं से भी कोई अजनबियत महसूस नहीं होती। जवाब वो नजर तो भी आता है, नजर भी आता है जब आपने मुश्किलात से गुजर कर और इतना वक्त देकर इस पे इतनी मेहनत करके इसको बनाया, फिर वो नजर भी आ रहा है। लेकिन ये तो एक कामयाब फिल्म की दास्तान हम सुना रहे हैं। असल में जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपने? क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तानी जो फिल्म साज हैं बड़े अंडररेटेड हैं, उतने अप्रिशिएटेड नहीं है जितने होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब हम इंडिपेंडेंट सिनेमा की बात करते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, तो कोई उस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। फंड्स के हवाले से बड़ी मुश्किलात होती हैं। इसमें जो है वो हमारे यहाँ कोई इस तरह का इकोसिस्टम नहीं है जो उसको सपोर्ट कर सके। अभी भी जो मेरा काम है वो या तो मैं कॉर्पोरेट फिल्म्स करता हूँ, टीवी के इश्तिहारात बनाता हूँ, और या फिर जो है मैं कुछ और ट्रेनिंग्स करता हूँ, तो वो दैट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। ये वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं ये पैशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड आई एम लकीली नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर, तो नेशनल जियोग्राफिक की एक बड़ी एक कम्युनिटी है, क्लोज नेटेड, लेकिन ये वो कम्युनिटी है जो कि जिसको नेशनल जियोग्राफिक सपोर्ट करता है, बिल्कुल स्मॉल छोटी छोटी ग्रांट्स देता है, फंड देता है। सो वो नेशनल जियोग्राफिक ने इसको जो है वो सपोर्ट किया कि एटलीस्ट जो है आप इसको लेके चलें। हालांकि हमारा शुरू में इरादा था कि हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, लेकिन वो कहानी इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी खूबसूरत, उसका कंटेंट इतना सब्सटेंशियल था कि eventually I decided कि it should be a feature film। और फिर वो जहाँ पे 1 साल लगना था, तो वहाँ पे जो है वो 4 से 5 साल हमें लग चुके हैं। और वो एफर्ट और वो नज़र आया, और फिर जब रिवॉर्ड मिला तो आपकी खुशी भी दुगनी हो गई। बहुत शुक्रिया। जवाद शरीफ हमारे साथ मौजूद थे और मोकलानी की कहानी सुना रहे थे कि इसके पीछे उनके बनाने के मकासद क्या थे और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा क्या। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के नाम होने वाली एक और कामयाबी के बारे में। रफ्तार, हिम्मत और जुनून की कहानी जिसने मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। जी हां नाज़रीन, टीम पाकिस्तान ने श्रीलंका में होने वाली एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की है। इस चैंपियनशिप में एशिया पैसिफिक रीजन के 25 ममालिक की टीमों ने शिरकत की और पाकिस्तानी टीम की महारत ने चैंपियनशिप में सबको हैरान किया। एंड्योरेंस कार्टिंग कैटेगरी में पाकिस्तान के 2 बासलाहियत रेसर्स आसिफ मक्सी और अब्दुल हकीम ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि पाकिस्तानी टीम की क़यादत पाकिस्तान के मारूफ रेसर ओवैस नकवी ने बतौर मैनेजर की। इसी हवाले से हम बात करते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए बात करने के लिए आसिफ मक्सी और अब्दुल हकीम इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आसिफ, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एंड्योरेंस कार्टिंग जो है बहुत ही गैर मकबूल खेल है पाकिस्तान में, नहीं जानते बहुत सारे लोग इसके बारे में। आप लोगों ने इसको कैसे चुना और फिर इस पे सबकत कैसे ले गए? थैंक्स टू एक्सप्रेस टीवी। असल में हमें ओमनी कार्टिंग से वी स्टार्ट लर्निंग कार्टिंग ओवर देयर, तो हमें लास्ट मोमेंट पे पता चला इट्स एंड्योरेंस कार्टिंग। यहाँ पे रेसर्स की मतलब एक चेक की जाती है कि आप 6 घंटे 7 घंटे जब एक कार्ट में होते हैं तो आपको कैसे, मतलब हाउ कैन यू मैनेज टू ड्राइव सो लॉन्ग। तो उस हिसाब से हमें ओमनी कार्टिंग सर्किट में इसकी ट्रेनिंग दी थी। तो हमें जब लास्ट मोमेंट में पता चला, ठीक है अब्दुल हकीम, आप बताइएगा कितना चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था ये? काफी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था। जब देखा जाए 25 डिफरेंट नेशंस फ्रॉम एशिया कम्पीट कर रहे हैं एक साथ, तो ऑब्वियसली चैलेंज तो काफी ज्यादा था। हमें तो कंपटीशन काफी हाई मिला, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग थी ओमनी पे, शुक्र है अल्लाह का, वो पेड ऑफ हुई। वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो ओमनी पे थे वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे वहाँ पर, तो उससे हमें काफी बेनिफिट हुआ। बस हमें एक ही टीम किर्गिस्तान हमें चैलेंज मिली, तो बाकी अल्लाह के फजल इतने बड़े कंपटीशन के अंदर। अच्छा, तो आसिफ आप बताइएगा, रेस के दौरान कोई ऐसा लम्हा आया कि आपको लगा हो कि अब सब खत्म हो गया है, हिम्मत हार दी हो आपने? जी हाँ जी, असल में इट वाज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल रेस। तो आपको पता है जब आप एक नए ट्रैक से उठ के जाते हैं किसी
दूसरे ट्रैक पे और दूसरी कंट्री में, तो यू डोंट नो अबाउट द वेदर। तो हम रेन वेदर के मतलब ट्रेन नहीं थे, तो वो जब रेन वेदर हुआ तो उसके अंदर हमें जब ट्रैक लाइक इट गॉट वेट, तो उसमें हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई। वहाँ पे हमें लगा कि जी इट्स ऑल ओवर ना, बट जो हमें ट्रेनिंग के अंदर मिला वाला, वी स्टार्ट लर्निंग दैट इन 2 to 3 laps। तो उसके अंदर हमें फिर थोड़ी उम्मीद जागी कि नहीं अभी भी हो सकता है। सही, और आपने कर दिखाया। अच्छा, मुझे ये बताएं अब्दुल हकीम कि जो चैंपियनशिप थी ओवरऑल इसका माहौल कैसा था, और ये भी कि इसके लिए आप लोगों ने अभी ट्रेनिंग का जिक्र किया, डेफिनेटली टफ ट्रेनिंग होगी, इसके लिए ट्रेनिंग आप लोगों ने कितनी देर पहले से शुरू की थी? कार्टिंग तो मैं और आसिफ हमें तकरीबन 1.5-2 साल हो चुका है। हम लोग उसी वक्त से ओमनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली सेशंस। सैयद ओवैस नकवी जो ओमनी के हमारे मैनेजर थे, उनसे हमने ट्रेनिंग ली, उन्होंने हमें गाइड किया, ट्रेन किया। ओमनी पे रेसेस हुई, एंड्योरेंस हुई, आयरनमैन हुई, रमजान चैलेंज हुआ। तो राइट आसिफ, आप बताइएगा कि ये जो खेल है मोटर स्पोर्ट्स का, ये बहुत महंगा होता है और इसको शौक के बगैर खेला नहीं जा सकता। आप कैसे मैनेज करते हैं इस खेल को? जी आसिफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे राब्ता मुनक़ता हो गया है। स्पोर्ट्स जो है काफ़ी मुश्किल खेल है और काफ़ी महंगा भी होता है। इसे मैनेज करना खुद से बहुत ही मुश्किल है, स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है, दीगर चैलेंजेस होते हैं, और फिर आपने रेस के मैदान में ये भी साबित करना होता है कि आपकी कारकर्दगी सबसे ज़्यादा शानदार है। खुशी की बात इन्होंने की, हाँ, खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी जो ड्राइवर्स हैं फिर उन्होंने करके दिखाया, शानदार कामयाबी समेटी है। उनसे आपकी बात करवाई, मुलाकात करवाई। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। शामिल करते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि बढ़ती उम्र के साथ वक्त तेजी से गुजरता क्यों महसूस होता है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एक अहम मौजू पर बात करनी है, और मौजू ये है कि एजिंग के साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र ज़्यादा होती है, उसको एक वाहिमा सा होता है, उसको एक एहसास होता है कि वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, और जिस तरह रेत फिसलती है मुट्ठी से, इस तरह निकलता जा रहा है, और हफ्ते और महीने और साल ये सारे एक दूसरे अंदर कुछ मदगम हो गए। कुछ समझ नहीं आ रही कि इतनी तेज़ी से वक्त कैसे गुजरा है। कि हर एजिंग के इंसान के साथ ये एक्सपीरियंस एजिंग वाले के साथ होता है। आप जब 3-4 दहाइयाँ गुजार लेते हैं ज़िंदगी की, तो उसके बाद वक्त की रफ्तार तेज़ हो जाती है, जबकि ये इब्तिदा में ऐसा नहीं होता। ये इब्तिदा में ऐसा क्यों नहीं होता और बाद में ऐसा क्यों होता है, और जो बाद में ऐसा होता है तो इस होने को कैसे रोकना है, ज़िंदगी को ऐसे पॉजिटिव बनाना है, इस पर बात करेंगे। इसकी जो मुमकिन एक वजाहत है वो ये है कि प्रोपोर्शनल थ्योरी ऑफ सब्जेक्टिव टाइम, वो आपको ये बताती है कि जब आपकी उम्र 10 साल थी, तो जो 10वां साल था, जो 10th ईयर था, वो आपकी पूरी ज़िंदगी का कितने % था, उस वक्त तक की ज़िंदगी का कितने % था, वो 10% था। जब आप 20th जो आपका ईयर है वो 5% था। जब आप 50वें साल में गए तो वो आपकी ज़िंदगी का कितने % था, 50th ईयर 2%। सो इसकी एक वजह यह है कि जैसे जैसे वो आपकी लाइफ में वो जो साल है, उसका जो प्रपोर्शन है, उसका जो प्रपोर्शन है, जो हिस्सा है, ये परसेंटेज है, वो जैसे जैसे कम होती चली जाती है, तो वक्त जो है आपको स्क्यूज़ होता है या सुकड़ता हुआ महसूस होता है और बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ महसूस होता है। ये एक थ्योरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो साइकोलॉजिकल इसकी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। नफ्सियाती जो तौजियात हम पेश कर सकते हैं, नफ्सियाती तौजियात ये है कि जब इंसान इब्तदाई उम्र में, उसके लिए सब कुछ नया होता है, नोवेलिटी होती है, हर चीज़ में एक नयापन होता है, और वो जो नयापन है वो एक हैरत का सामान आपको मुयस्सर करता है, और वो जो हैरत का सामान और वो जो नयापन है, वो दोनों मिल मिला के आपके अंदर जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो डीप, बहुत गहरी वो उसको करते हैं। और उसकी वजह है कि जो चाइल्डहुड है, उसकी जो मेमोरीज़ हैं, जो उसकी जो आपकी याददाश्तें हैं, वो आपको पूरी ज़िंदगी कभी आप फरामोश नहीं करते, क्योंकि वो बहुत डीपर होती हैं, वो इंटेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो चाहे दुख के हों या खुशी के हों, वो कुछ नया रिलेशनशिप बनाया तो पहली दफ़ा बना तो बहुत ही अच्छा लगा, ब्रेकअप हुआ तो उतना ही बड़ा दुख हुआ। इसी तरह जो भी जितनी भी इस तरह के आपने 3-4 कलर पहन रखे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ग्रीन पहना है या ब्लू पहना है, तो 3-4 दिन तो आप हवा में रहे कि ऐसी शर्ट तो आपने पहले पहनी ही नहीं थी। या हर चीज़ के अंदर जो नई न्यूनेस थी, उसके अंदर जो सरप्राइज हैरत थी, वो बहुत ही कमाल कर रही थी। और आगे जाके
किसी जगह पे जाके इंसान जो है वो अपनी रूटीन में आ जाता है। यानी इसको आप इस तरह देखिए कि इब्तदाई उम्र में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपके पास ये चॉइस ज़्यादा नहीं होती कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहें, आपको कंफर्ट जोन से निकलना होता है। और जैसे ही आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नई चीज़ें होती हैं, सरप्राइज़, हैरत, हर चीज़ आपको मिलती है। एक ख़ास जगह पे जाके इंसान मोस्टली बहुत सारे लोग जो हैं वो इतने वसाइल पैदा कर लेते हैं कि उनके लिए ये इख्तियार हो जाता है कि वो कंफर्ट जोन से निकले या ना निकलें। तो इंसान जो है अमूमी तौर पे तरजीह देता है कि वो कंफर्ट जोन के अंदर ही रहे, वो रूटीन लाइफ में ही रहे। जब वो रूटीन लाइफ में रहेगा या कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा तो वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से गुजरते हुआ महसूस होगा, क्योंकि अब नई मेमोरीज तश्कील नहीं पा रही। और नई मेमोरीज तश्कील होने के लिए कुछ नया तजर्बा चाहिए, नया तजर्बा हो नहीं रहा। उस वक्त जो है वो तजर्बात इतनी तेज़ी से हो रहे थे, वो तजर्बात सिर्फ इस हवाले से नहीं थे कि आप नई चीज़ें देख रहे थे, कायनात में नए एक्सपीरियंसेस कर रहे थे, वो हर तरह के मसलन लर्निंग जो है वो अपनी लैंग्वेज लर्न कर रहे थे, आप रवैये लर्न कर रहे थे, आप बहुत कुछ याद कर रहे थे, आप बहुत कुछ जो है वो सीख रहे थे। ये जो सीखने का अमल है ये भी रुक गया, हर चीज़ रुक गई। तो अब आके यानी आप जब 3, 4, 5 दहाइयाँ गुजार लेते हैं ज़िंदगी की और उसके बाद आपको वक्त तेज़ी से गुजरता महसूस हो, तो देखिए कि इसकी वजह जो है वो सिर्फ ये है। और अगर इसको आप एड्रेस करेंगे तो फिर दोबारा से आप वापस उसी में आ जाएंगे जिसमें वक्त जो है वो आपको बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ महसूस नहीं होगा, बल्कि ज़िंदगी में एक मीनिंगफुल आपको ज़िंदगी मीनिंगफुल लगेगी और अच्छी लगेगी, और इस तरह वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ महसूस नहीं होगा। क्या करना है? लर्निंग, उसको जारी रखना है। अब क्या लर्न किया जा सकता है जी? ठीक है, उस वक्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपने कुछ करना था, प्रोफेशन अडॉप्ट करना था, उस हवाले से कुछ आप सीखते रहे। अब क्या सीखें? आप म्यूज़िक सीखें, अब आप पेंटिंग सीखें, अब आप कोई स्किल सीखें, अब आप कोई एनीथिंग सीखने को तो आपको पता है पूरा जहान है। सो सीखने का अमल जारी रहना चाहिए, ट्रैवलिंग जारी रहनी चाहिए, अजनबी कल्चर, अजनबी सकाफ़तों से मेल मिलाप, अजनबी चेहरों से, और ये तमाम जो एक्सपीरियंसेस हैं ये करते रहना चाहिए। जितने ज़्यादा आप करते रहेंगे इतना आपके पास ना सिर्फ ये कि वक्त की रफ्तार जो है वो मुनासिब रहेगी, बल्कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो बहुत सारे नफ्सियाती आर्ज़े जो एजिंग के साथ हमें घेर लेते हैं, उसमें चाहे डिप्रेशन है या ज़हनी दबाव का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है बाज़ औक़ात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी के हवाले से बड़े हार्ड क्वेश्चन जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नफ्सियाती मामलात की तरफ आपको ले जाती हैं, उनसे भी छुटकारा हासिल हो सकता है, उनसे भी बचाव की ये बहुत अच्छी तदबीर है। और वो तदबीर ये है कि हम वक्त सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, तख्लीकी रहिए, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिल के कुछ नई चीज़ बनाते रहिए, और इसके अलावा ट्रैवलिंग और सियाहत जो है उसको कभी तर्क न कीजिए और नए नए एक्सपीरियंसेस करते रहिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। सेगमेंट आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आज रवां साल का पहला सुपर मून पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा जाएगा, जब पूरा चांद अपने बैज़वी मदार में ज़मीन के सबसे करीबी नुक्ते पर होता है। और चांद का जो मदार है वो बेसिकली गोल नहीं है बल्कि अंडे की तरह बैज़वी है, और इसलिए उसकी ज़मीन से जो दूरी है मुसलसल बदलती रहती है, तब्दील होती रहती है। सुपर मून की रात चांद ज़मीन से सिर्फ 3,61,448 किलोमीटर के फासले पर होगा, और सुपर मून जो है वो आम दिनों से 6.5% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। और साल के सबसे दूर वाले चांद से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये 14% बड़ा और 30% ज़्यादा चमकदार होगा। और ये सूरज गरूब होने के फौरन बाद मशरकी उफक से तलू होगा, और अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मगरबी उफक पर गरूब हो जाएगा। उफक के करीब तलू होते वक्त चांद सुनहरी नारंगी रंग का दिखाई देगा, जो इंतहाई दिलकश मंजर होता है। स्पार्को के मुताबिक रवां साल के बाकी 2 सुपर मून्स 5 नवंबर और 5 दिसंबर को नजर आएंगे, और नवंबर का सुपर मून साल का सबसे रोशन चांद होगा, जब ये जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर नजर आएगा, और इसे पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। तो आज मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, और एक खूबसूरत नज़ारा जो है इसे मिस आपने नहीं करना। हमने इसलिए इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।